गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको संचयन चैप्टर 2 स्मृति संचयन का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका चैप्टर का नाम स्मृति। स्मृति का पहला भाग पढ़ा जा रहा हूँ, जिससे लिखा है लेखक श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा श्री राम शर्मा के बारे में बता दूँ। लेखक श्री राम शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले गिरधारा नामक गांव में हुआ था 23 मार्च 1892 को। प्रारंभिक शिक्षा मक्खनपुर में हुई थी। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण किए। ये अपने बाल्यकाल से ही अत्यंत साहसी आत्मविश्वासी थे। राष्ट्रीयता की भावना इनमें कूट कूट कर भरी थी। लंबे समय तक विशाल भारत पत्रिका के संपादक रहे। इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन पत्रकारिता से शुरू किया था। विशाल भारत के अतिरिक्त गणेश शंकर विद्यार्थी के दैनिक पत्र प्रताप का भी संपादन किया और प्रारंभ में अध्यापन कार्य करने के बाद लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से राष्ट्र और साहित्य सेवा में जुटे रहे। हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक माने गए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिकार, बोलती प्रतिमा, जंगल के जीव, सेवाग्राम की डायरी एवं सन 42 के संस्मरण इत्यादि। लंबी बीमारी के बाद 1967 में इनका देहांत हो गया। इन्होंने ये कहानी अपनी स्मृति का मतलब होता है याद, अपनी यादों के अपने मतलब खुद उनके ऊपर जो बीती है आप बीती को कहानी के रूप में हमारे चित्रित किया है। तो पढ़ा रही हूँ। सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिरी हुआ, दिसंबर का अंत समय होता था या जनवरी का शुरुआत था। चिल्ला मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा, चिल्ला में बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ रहा था। 2-4 दिन पहले मैंने ठंड के दिनों में अगर बारिश हो जाती है तो और ठंड बढ़ जाती है, इसीलिए शीत की भयंकरता मैंने ठंड और बढ़ गई थी। सायंकालीन में शाम के 3:30 या 4 बजे थे। कई साथियों के साथ लेखक अपने बहुत सारे गांव में रहते थे उस समय। बहुत सारे साथियों के साथ वो क्या कर रहे थे, झड़बेड़ी के बेर के पेड़ से बेर तोड़ तोड़ के खा रहे थे गांव के पास। तब तक जब बेर के पेड़ से बेर तोड़ के खा रहे थे तब तक गांव के पास एक आदमी जो है ना जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही जल्दी ही घर लौट जाओ। तो लेखक तो पहले बड़े भाई से बहुत डर लगता था, घर को चलने लगा। उनका छोटा भाई भी साथ में झड़बेड़ी का पेड़ फल तोड़ के खा रहा था, वो भी साथ साथ चलने लगा। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए डर कर वो जा रहे थे, डरे डरे जा रहे थे। सोच रहे थे किसी ने भाई साहब से चुगली तो नहीं कर दी कि मैं पेड़ से बेर तोड़ के चोरी करके खा रहा हूँ, इसलिए डरे डरे वह जा रहे थे। और समझ में उनको नहीं आ रहा था कि कौन सा कसूर, कौन सा गलती कर दिया। डरते डरते घर में घुसते हैं। उनको आशंका ये होती है कि बेर खाने के अपराध में बेर खाने का मैंने अपराध किया है, इसी पर पेशी नहीं हो। किसी ने जाके कह दिया मैंने बेर का फल तोड़ के खा रहा हूँ, उसी चक्कर में हमें भाई साहब के सामने उपस्थित होना पड़ेगा। पर आंगन में जैसे जाते हैं तो भाई साहब को पत्र लिखते हुए पाते हैं। तब उनको लगा कि नहीं मैं पिटाई नहीं खाऊंगा, कोई कारण होगा और बुलाने का। तो भाई साहब इन लोग को देखते ही बोलते हैं कि मक्खनपुर डाक खाने में ले जाओ, ये पत्र को मैं लिख दिया हूँ, मक्खनपुर डाक खाने में पत्र को डालो। पत्र तेजी से जाना, मैंने बहुत जल्दी जाना, जिससे पत्र जो है ना शाम की डाक से चिट्ठियाँ निकल जाए। चिट्ठियाँ जो है बहुत ज़रूरी है। तो इनका भय थोड़ा कम हुआ, क्योंकि भाई साहब पत्र लिख रहे थे और पत्र को पोस्ट करने के लिए इन्हें बुलाया था। जाड़े के दिन थे, ठंड का दिन था, उस पर से हवा का प्रकोप, ठंड में हवा चलती है तो और भी कपकपी लगती है। हवा मज्जा मतलब होता है हड्डी के भीतर में बोन मैरो जिसको बोलते हैं, उसको हिंदी में मज्जा बोलते हैं। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी, इसलिए उन लोगों ने कानों को धोती से बांधा था। माँ ने भुजाने के लिए, उनकी माता जी ने उनको चना दिया कि भुजा, रास्ते में भुजा लेना, भुजाने वाला जगह होगा। थोड़ा सा चना धोती में बांध दी थी। ये दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े थे। और उस समय बबूल वो किस डंडे को लेके घूमते थे, बबूल का डंडा को लेके चलते थे। तो बोल रहा है लेखक कि उस समय बबूल के डंडे से जितना मोह था, जितना बबूल का डंडा से प्रेम था, उतना अभी राइफल से भी नहीं है।
क्योंकि उनका डंडा जो है ना अनेक सांपों के लिए, मैंने उस डंडे से उन्होंने अनेक सांपों को मारा था, इसलिए नारायण वाहन उन्होंने हुआ कि वो डंडे से उन्होंने अनेक सांपों को मारा था, इसलिए अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन, मैंने बहुत उस डंडे से उन्होंने अनेक सांपों को मारा था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से, मैंने मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच में आम जो पड़ते थे, आम का पेड़ पड़ते थे, प्रति वर्ष वो लोग क्या करते थे, उससे आम झूरे जाते थे, मैंने उसी डंडे से आम को तोड़ते थे। इस कारण मुक मुक मतलब गूंगा, डंडा तो बोलता नहीं था लेकिन डंडा जीवित हो गया था। जीवित क्यों हुआ था कि डंडा काम करता था उनके साथ। और सजीव से प्रसन्न वदन, मैंने खुशी खुशी हम दोनों, मैंने दोनों भाई मक्खनपुर की ओर, मैंने मक्खनपुर गांव की ओर तेजी से बढ़ने लगे थे, क्योंकि चिट्ठी वहीं पोस्ट करनी थी, डाकघर में पोस्ट करनी थी। चिट्ठियों को क्या किया लेखक ने, टोपी जो पहना था उसके अंदर चिट्ठी को रख लिया, क्योंकि कुर्ते में उनके जेब नहीं थी। हम दोनों, मैंने दोनों भाई उछलते कूदते एक ही सांस में, मैंने दौड़ते दौड़ते एक ही सांस में गांव के 4 फरलांग मतलब हुआ आधा आधा किलोमीटर, करीब 2 किलोमीटर दूर उस कुएं के पास चले गए, जिसमें कौन से, वो लोग दौड़ते कूदते वो कुएं के पास चले गए जिस कुएं में बहुत बड़ा सांप, भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था, एक कुआं था, रास्ते में पड़ता था मक्खनपुर जाने में, रोज स्कूल जाते थे, पड़ता था। उसी तरह वो जो है ना 24 हाथ गहरा था, मैंने 24 हाथ मतलब होता है 12 मीटर गहरा था कुआं, ज़्यादा नहीं था, कच्चा था, पक्का कुछ कुआं नहीं था। और उसमें कैसे सांप गिर गया था इन लोगों को कुछ पता नहीं चला था, लेकिन 2 महीने पहले बच्चों को पता चला कि इसमें सांप है। कैसे पता चला, बच्चे तो नटखट होते हैं। मक्खनपुर जो इन लोग का पढ़ने जाने वाला जो टोली था पूरा बानर टोली था, माने बच्चे बंदर का रूप होते हैं, बंदर जैसा बदमाशी करते रहते हैं। तो एक दिन ये बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, मैंने लेखक और उनके फ्रेंड, उनके सारे दोस्त, उनको लगा कुएं में झांकेंगे, लेकिन सबसे पहले झांकने वाला लेखक ही था। कुएं में झांक कर एक ढेला जैसे ही फेंका, लेखक सबसे पहले कुआं में झांका, कुछ दिखाई नहीं दिया और ढेला फेंका, कि ढेला फेंकने के बाद उसकी आवाज़ कैसी होती है, मैंने कुछ खाली जगह में, जैसे आप जाओ पहाड़ की घाटी में खाली कमरे में आप आवाज़ करो तो इको होता है, इको मतलब प्रतिध्वनि होती है। तो उन लोग को अब लगा कुआं खाली है, हम ढेला फेंकेंगे, उसकी प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। पर कुएं में जैसे ही उन लोगों ने ढेला डाला त्यों ही फुसकार, मैंने सांप की आवाज़ सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे में खड़े हुए सब बालक, मैंने सब दोस्त जो पहले उस फुसकार से पूरा आश्चर्यचकित हो गए। कैसे चकित हुए, जैसे किलोले करता हुआ, मैंने मैंने खूब खुश होके, हिरन का बच्चा खेलते रहता है, अचानक उसके सामने जो है ना कुत्ता आ जाता है, कुत्ता भौंक जाता है, उस तरह वो लोग आश्चर्यचकित हो जाता है। उसी तरह हम लोग भी बच्चे थे और कुएं से जो आवाज़ आई, फुसकार की आवाज़ सुनाई, तो हम लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद फुसकार सुनना बच्चों को अच्छा लगा, बच्चों को तो अच्छा लगता है किसी को चिढ़ाना, तो उन लोग उछल उछल कर उन लोग ढेला चलाए और कुएं से आने वाली फुसकार को सुन सुनकर कह कहे लगाना, मैंने खुश हुए, ढेला चलाए और फुसकार को सुन के वो लोग खुश हो रहे थे। गांव से मक्खनपुर ने रोज का नित्य का कर्म हो गया, नित्य का रोज के सिलसिला बना रहा उनका। गांव से मक्खनपुर स्कूल जाते तो रोज कुआं में ढेला डालते, वापस आते तो रोज डालते, रोज का इनका ये प्रोग्राम हो गया था, रोज का कार्यक्रम हो गया था। गांव से मक्खनपुर जाते, मक्खनपुर से लौटते, प्रतिदिन कुएं में ढेले डाले। और लेखक तो सबसे ज़्यादा शैतान था, क्योंकि वो सबसे पहले चला जाता था, टोपी माथा से एक हाथ से निकाल लेता था, दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। ये रोजाना रोज दिन की आदत हो गई थी। सांप बोल लेता था, सांप आवाज मारता था, उस समय वो लोग सबसे बड़ा काम समझते थे, खुश होते थे कि मेरे ढेला फेंकने से सांप आवाज में। इसलिए जैसे ही उस दिन वो लोग कुएं के, मैंने चिट्ठी छोड़ने के लिए जा रहे थे, चिट्ठी पोस्ट करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही कुएं की ओर से निकले, कुएं में भी जैसा आदत थी, उस जगह से निकलूँ तो ढेला फेंकना है, फुसकार सुनवाना है, तो कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक पीछे बने। कह रहा है कि जैसी प्रवृत्ति, मैंने स्वभाव था कुआं के पास आने ही ढेला फेंकना है, तो वैसे ही उनकी आते ही उनको वैसा स्वभाव प्रवृत्ति जो है उनकी, वैसा उनकी स्थिति जो है ना जागृत हो गई।
और उसके बाद से जो है ना प्रवृत्ति जागृत हुई, माने किसी विषय के प्रति जो वो कुआं की तरफ बढ़ गए और उनका छोटा भाई भी उनके पीछे पीछे चला गया। जैसे बड़ा मृग शावक बड़ा मृग का बच्चा के पीछे पीछे छोटा मृग का बच्चा चला जाता है। धन्यवाद बच्चों। अब मैं कल पढ़ाऊँगी। आज मैंने असेसमेंट दिया है, असाइनमेंट दिया है असाइनमेंट 2 आप लोग इसको कंप्लीट करके मुझे सबमिट कीजिएगा। थैंक यू चिल्ड्रेन। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए सुरक्षित रहिए और